नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष का सबसे बड़ा हथकंडा झूठ पर झूठ बोलना है। इस रैली में प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। दरअसल उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस झूठ बोलती है और फिर झूठ को छुपाने के लिए फिर झूठ बोलती है, और जब पकड़े जाते हैं तो अपने झूठ का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ यही इरादा है कि लोगों को लूटकर अपनी जेबें भरो। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रति कर्नाटक के लोगों का आक्रोश देख रहा हूं, उनका गुस्सा समझ रहा हूं। कांग्रेस सरकार के ऐसे रवैये के बीच बहुत जरूरी है कि कर्नाटक के लोकसभा की हर सीट पर बीजेपी एनडीए को विजय मिले। एनडीए के सांसद कर्नाटक के लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे, यहाँ केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने में मदद करेंगे। लिए आपका ये प्यार, आशीर्वाद, जन समर्थन की ये लहर कर्नाटका के कोने कोने में बीजेपी को मिल रहा अपार जन समर्थन, ये ऊर्जा, ये दृश्य अपने आप में ऐसा लग रहा है कि पूरा मैदान ऊर्जा से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यहां रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगातार मोदी मोदी के नारे लगाए और पारंपरिक संगीत की धुन बजाकर उनका स्वागत किया। जैसे ही मोदी ने खुले वाहन में अपना रोड शो शुरू किया, सड़क के दोनों ओर जमा हुए लोगों ने उन पर फूल बरसाए और उनके समर्थन में नारे लगाए। रोड शो के दौरान कुछ लोग उत्साहपूर्वक झूमते नजर आए। प्रधानमंत्री ने यहां 1998 के सिलसिलेवार बम विस्फोट में मारे गए 58 लोगों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कार्यक्रम को अनुमति दिए जाने के कुछ दिनों बाद कड़ी सुरक्षा के बीच यह रोड शो हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया कोयम्बटूर में। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 7 लोकसभा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस बार बीजेपी पिछले 10 सालों में बेहतर काम और आने वाले 100 दिनों में क्या बेहतर काम करेगी, उसको लेकर जनता के बीच जाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े ने दिल्ली के अलग अलग लोकसभा के सांसदों से बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए चांदनी चौक के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से अलायंस हो चुका है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर एक प्रत्याशी देने को तैयार है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के सफल शासन और मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प और उनकी ऊर्जा के सामने चुनाव में कोई भी चुनौती नहीं है। चांदनी चौक को मिलाकर के दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से विजय दर्ज कराएगी। सर, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे आप लोग, क्योंकि लगातार पिछले 10 साल से आपके सांसद थे, क्या उनकी उपलब्धियां होंगी या आने वाली कार्य योजनाओं को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से जो 10 वर्ष से हमारे सांसद थे, उनकी उपलब्धियां भी हमें वोट दिलाएंगी। उसके अलावा कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिनको हमने अपनी वरीयता पे रखा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पश्चिमी दिल्ली से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की कमलजीत सिरावा जी। मैंने कितनी बड़ी चुनौती समझती है इस बात, क्योंकि विपक्ष जो एकजुट नजर आ रहा है, इंडियन अलायंस तथा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है आपके खिलाफ। 10 साल का हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड, पश्चिमी दिल्ली के किए हुए कामों पर, मैं भारत और दिल्ली की बात नहीं करूंगी, मैं पश्चिमी दिल्ली सीट की बात कर रही हूँ। अनेक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लाइफ लाइन दी है, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाकर जो 14 लेन का एक्सप्रेसवे है, यूआर बनाकर दिल्ली की वेल कनेक्टिविटी पूरी भारत से करने के लिए जा रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर द्वारका में बन रहा है, जो कि सिर्फ कन्वेंशन में मीटिंग से भारत का स्टैंडर्ड या मान नहीं बढ़ाएगा, बल्कि 5 लाख लोगों को रोजगार भी देगा। तो कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किए हैं। युवाओं के लिए लोन है, महिलाओं को समनिधि योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और जो हमारे बाकी युवा साथी हैं उनके लिए भी स्टार्टअप मुद्रा लोन है। बहुत काम किया है, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। सिर्फ जनता तक पहुंचना है और प्रधानमंत्री जी की राम राम नमस्ते वहां तक पहुंचानी है। इतनी चुनौती कि हम सब तक पहुंच जाएं और प्रधानमंत्री जी ने जो काम उनके लिए किए वो उनको बता दें।
चैलेंज मानते हैं क्योंकि इस बार आपके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। अरे कौन भैया, एक तरफा लोग मोदी जी के उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं, दूसरी बात लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप जनता से जाके पूछिए, इस बार 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 के 7 उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है और भारी मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। कहीं दूर दूर तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई मीटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। जी आखिरी सवाल ये है कि पिछले 10 साल में जो सांसद ने काम किया है उस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे कि आने वाले जो नई जो वादे हैं उसको लेकर लड़ेंगे? हम नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके द्वारा किए गए देश भर में और दिल्ली में अनेक विकास के कार्य हैं, उस आधार पर लड़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है, दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा है। सारे मुद्दे लेकर हम लोग जा रहे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि 70% से ज़्यादा वोट इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है। बिलासपुर में 3 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने बताया कि उसकी मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसको मार डाला गया। जिस आरोपी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया उसको फांसी दी जाए और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के मामले को लेकर उनके परिजन अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं चौक में इकट्ठे हुए हैं। उनकी मांगे थी आरोपियों की गिरफ्तारी जो पुलिस ने कर ली है। प्रकरण में मर्ग अपराध पंजीबद्ध करके पीएम पंचनामा करा लिया गया है और इनको समझाइश दी गई है और शीघ्र ही इनको रवाना किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो घर है अवैध है बुलडोजर से तोड़ा जाए और साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या फांसी की सजा की मांग कर रही है लोग? इसमें जो है पुलिस के अधिकार क्षेत्र में जो है वो पुलिस करेगी और इसमें जांच करके हम शीघ्र न्यायालय पेश करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा केस में हुई एफआईआर पर सियासत शुरू हो गई है। आज राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे लेकर भूपेश बघेल अनाप शनाप बयानबाजी करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का सामना करे और सम्मान करे। डिप्टी सीएम ने कहा कि एफआईआर दर्ज हुई है उससे पहले ही असीम राय से ईडी ने रुपए जब्त किए हैं। शुभम सोनी के वीडियो में स्पष्ट रूप से भूपेश बघेल का नाम सामने आया था। भूपेश बघेल राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का सामना करे और यह कार्रवाई न तो किसी तरह से राजनीतिक दृष्टि से है और न ही विद्वेष और न ही इसका चुनाव से कोई लेना देना है। आप भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है, जनता के लिए राजनीति करती है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जनहित में काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ये हमारी नीति रही है और उसी पर हम चल रहे हैं। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास न नियत है, न नेतृत्व है, न काम है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगाने का प्रयास लगातार। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है। महादेव ऐप में एफआईआर दर्ज होना स्वाभाविक है, इसमें उनके कोई मंत्री अधिकारी भी लिप्त है। अभी तो बहुत सारे मामले में और भी खुलासे होने बाकी है। द्वेष और कार्रवाई करने का जो आरोप लगाया है, हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस जो है वो जब कुछ नहीं मिलता तो ऐसा ही करती है। ये तो जब जरूरत पड़ता है तो यदि जीत गए तो ठीक है, नहीं तो ईवीएम के ऊपर भी ठीकरा फोड़ने से और आरोप लगाने से ये बाज नहीं आते। तो इस प्रकार से किसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली ये जो कहावत है वही सिद्ध होता दिख रहा है। मैं भूपेश जी जितने भी जो तर्क दिए हैं, जो उनका वर्जन है, तो वो विकलांग तर्क है। वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में चुनाव आचार संहिता बाधा नहीं है,
किसी भी राज्यों की सरकार किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है, साथ ही अपने मंत्रियों को शपथ भी दिला सकती है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का मामला चुनाव आचार संहिता से जुड़ा नहीं है, इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर भी अगर हरियाणा सरकार हमसे अनुमति मांगेगी तो हम उनके प्रस्ताव को केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भेज देंगे। इसके अलावा अगर कोई हमसे इसकी शिकायत करेगा तो उसे हम केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भी भेज देंगे। जो भी जवाब मिलेगा हम बता देंगे। कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं आया, ना उन्होंने आज दिया सरकार के कार्यक्रम के बारे में या सरकार के व्यवहार के बारे में। इस बार इस मीटिंग में कोई विषय नहीं था। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि जो ग्राउंड रूल्स हैं उनको साफ कर दें और सब ग्राउंड रूल्स को एक जैसा समझें कि झंडे कितने लगाने हैं, बैनर लगाना है नहीं लगाना है, पब्लिसिटी पर खर्चा क्या होगा, स्टार कैंपेनर्स के ऊपर जो खर्चा होगा, वो जो गाड़ियां यूज़ करेंगे, ये सब बातों के बारे में आज चर्चा हो। वहीं शहडोल संभाग के कमिश्नर उमरिया जिले के दौरे करने पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्कूलों और आंगनवाड़ी का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में गंदगी को देख भीड़ भड़क गए और जिम्मेदारों की जमकर फटकार लगाई। कमिश्नर शहडोल के माध्यमिक विद्यालय सहित कई आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उमरिया में जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन ने संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान जिले के सभी सशस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर थाने में जमा करवाने के आदेश दिए। इसके साथ ही शासकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दिनांक 16 तारीख को पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। शहडोल लोकसभा क्षेत्र का चुनाव प्रथम चरण में है, जिसमें 19 अप्रैल को अपने यहाँ मतदान होगा। इसको देखते हुए आदर्श आचरण संहिता के तहत प्रतिबंधक कार्रवाई की जाती है। जैसे जो जिले के आतंक अपराधी है उनको बाउंड ओवर किया जाता है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय संपत्ति को जो प्रतिरूपित करता है उसके लिए भी कार्रवाई का प्रावधान है। शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध किया जाता है। शस्त्र लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए हैं और उनको निकटतम थाने में जमा कराया जा रहा है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो सके। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बालूनी के कोटद्वार पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अनिल बालूनी ने कहा कि मैं कोटद्वार के लिए घोषणा करता हूं कि जो राजा भारत की जन्मस्थली कर्णवराश्रम है उसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनवाऊंगा और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है उसी तरह कर्णावाश्रम को भी विकसित किया जाएगा। कोटद्वार के वासियों के विश्वास दिलाने आया हूं। मैं कोटद्वार के लोगों के साथ एक शपथ लेने आया हूं। मैं कोटद्वार के लोगों के सामने, आप सबके सामने संकल्प लेता हूं कि कोटद्वार के लिए एक बड़ा काम मैं आज ये घोषणा करके जाता हूं कि जो हमारा कण्व आश्रम है इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद देश भर में आचार संहिता लागू हो गई। इसी को लेकर किच्छा में उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च किच्छा कोतवाली में शुरू होते हुए रेलवे स्टेशन, एमपी चौक होते हुए किच्छा के मुख्य बाजार तक निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस और आईटीबीपी के जवान भी मौजूद रहे। तैयारी की जा रही है। ये सभी को बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में आईटीबीपी की उत्तराखंड में लगभग 10 कंपनियां तैनात हैं विभिन्न जगहों पर, जहां पे नाका ड्यूटी, फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन की जो है ड्यूटियां हमारे बल के द्वारा की जा रही हैं और जिसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का भरपूर सहयोग है और उनके साथ में ही हम लोग सारे के सारे जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, ड्यूटियाँ हैं, कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में हमें 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की परिसीमा में विभिन्न प्रचार सामग्रियों को हटाना होता है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना होता है कि जो
आदर्श आचार संहिता है उसमें किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो, तो सभी टीमें हमारी एक्टिवेट हो गई हैं। आज आईटीबीपी के कमांडेंट श्री अनिल जी के उसमें और कोतवाली की इच्छा से कोतवाल साहब के साथ, तहसीलदार साहब के साथ आज हम लोगों ने एरिया विजिट किया है। जहाँ जहाँ हमारी स्टैटिक सर्विलांस टीम, एफएसटी इत्यादि को लगाना है वो स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लोगों का सहयोग और प्यार हमें मिल रहा है। अपर्णा यादव के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि पहले तो उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, वो पहले भी सीएम से मिलती रही है और अब भी मिली है, तो इसमें नई बात क्या है। जेडीयू के दफ्तर में मिले 10 करोड़ के बॉन्ड पर डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम भी बीजेपी ही लेकर आई है। ईवीएम पर राहुल गांधी की चिंता पर उन्होंने कहा कि ईवीएम पर लोगों में बहुत असमंजस है। उन्होंने कहा कि ईवीएम सही हो तो भी, चाहे गांव के हो या शहर के, सभी लोग बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का समर्थन कर रहे हैं। नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उतरती है तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। जेडीयू ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है चुनावियों में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के। उन्होंने कहा है कि कोई एक व्यक्ति आया था और मेरे कार्यालय में एक लिफाफा दे गया था और जब हमने उस लिफाफे को खोला तो 10 करोड़ का बॉन्ड निकला। ये तो जेडीयू का मामला है और जैसे कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी से जिन्होंने चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही और रोजाना चौक चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक लोगों को भीषण जाम से दो चार होना पड़ता है। एक तरफ ठेले तो दूसरी तरफ दुकानदारों और खरीदारों के वाहन सड़क पर खड़े दिखाई देते हैं। जिस फुटपाथ पर राहगीरों के चलने के लिए बनाया गया है तो वहीं दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। कई बार नगर निगम ने फुटपाथ से अतिक्रमण को हटवाया, लेकिन बावजूद इसके दुकानदार दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं और नगर निगम जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। वहीं बांदा में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही प्रशासन पूरे एक्शन मोड में आ गया है। डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। एसपी अंकुर अग्रवाल ने कहा कि किसी भी दशा में फर्जी मतदान नहीं हो पाएगा। यहां पर 18 लाख मतदाता लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। 20 मई को हमारे यहाँ मतदान होगा और 4 जून को पूरे देश की भांति हमारे यहाँ काउंटिंग होगा। हमारे यहाँ जैसा कि आप जानते हैं जो मंडी है वहीं हमारा केंद्र बनेगा, वहीं से ईवीएम डिस्पैच होगी, वहीं पे रिसीव होंगी और वहीं पे स्ट्रॉन्ग रूम्स बनेंगे उनको स्टोर करने के लिए और काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया भी हर चुनावी वर्ष की भांति मंडी में ही होगी। हमारे यहाँ कुल 1389 बूथ हैं और लगभग 13,28,000 मतदाता हैं। वहीं योगी सरकार शिक्षा के विकास पर भारी भरकम खर्च कर रही है, लेकिन सोनभद्र के नगवा के उजारी टोला के प्राथमिक विद्यालय का हाल खस्ता है। इस स्कूल में बच्चों को मिड डे मील तक नहीं मिल रहा है। इस विद्यालय में 3 ही बच्चे आए हुए थे और इनको मिड डे मील भी नहीं दिया गया। जो शिक्षक मैडम यहाँ पढ़ाने आई हुई हैं उन्हें इस प्राथमिक विद्यालय का नाम तक नहीं मालूम है। ऐसे में बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्कूल का हाल बुरा है, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग सभी विद्यालयों का करीब करीब यही हाल है। वहीं बुलंदशहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से वैन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नोएडा से फूल बेचकर वापस बुलंदशहर के लिए वैन सवार युवक आ रहे थे। पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के NH 34 का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मुंडी बकापुर। अच्छा, क्या हुआ सुबह हादसा? ये सुबह ये हुआ कि दिल्ली से आ रहे थे गाड़ी लेकर के। कौन सी गाड़ी थी? वैन। तो उसके बाद में वहाँ से जैसे आए तो इधर शर्मा होटल है, सिकंदराबाद से आ गए। शर्मा होटल के पास क्रॉसिंग है तो उधर से आते में
क्रॉसिंग पे से वाहन निकला कोई, उधर से गाड़ी आ रही थी वाली तरफ से, वो उसमें जा टकराया। तो कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई? 1 लोग घायल है, 2 खत्म हो गए। वहीं खबर फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र से है, जहां 9 मार्च को एक व्यक्ति को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना के खुलासे के लिए तत्काल पुलिस की 3 टीमें गठित की गई थी। में 10 मार्च को एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 लोग नामजद थे। इसकी जब विवेचना प्रारंभ की गई तो जो इसमें आरोपी गण थे उनकी संलिप्तता के बारे में हमारी टीमों को संदेह हुआ। इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें इसमें बनाई गई, जिसमें एक टीम तो लाइन पार की थी और एक सर्विलांस और एसओजी की थी, और तीसरी टीम बनाई गई थी उत्तर थाने की, जो एसआई महावीर थे। तीनों टीमों ने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, साथ ही साथ जो हमारा टेक्निकल सर्विलांस है उस पर भी उन्होंने काम किया। तो ये पता चला कि इसमें आरोपी बनाए गए हैं, संभवतः इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। महोबा में पुलिस ने हथियार बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध तमंचे, कारतूस समेत हथियार बनाने वाले उपकरण को जब्त किया गया है। एसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि दोनों अभियुक्त पहले भी जेल की सजा काट चुके हैं। आरोपी जेल से छूटने के बाद दोबारा से तमंचा बनाने के अवैध कारोबार में जुट गया हुआ था। दोनों अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज थाना कोतवाली पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे व उनके कारतूस, साथ ही में उनके उपकरण रिकवर किए गए हैं। वहीं फर्रुखाबाद में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर नाले में घुस गई। बरेली डिपो की रोडवेज बस फर्रुखाबाद बस स्टैंड से सवारियों को लेकर जा रही थी, तभी कोतावली फतेहगढ़ के नेकपुर में यह हादसा हुआ। उस समय बस में लगभग 35 यात्री सवार थे। बस के नाले में घुसते ही सवारियों में हड़कंप मच गया। उन्नाव के शिवनगर में सीवर लाइन की सफाई कर रहे 3 कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आ गए और बेहोश हो गए। आनंद फानन में उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत होने के कारण उन्हें कानपुर रेफर कर दिया है। वहीं घटना की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे संज्ञान में आया, उसमें सफाई कर्मियों द्वारा सीवर टैंक में सफाई की जा रही थी और जब उनकी हालत खराब थी तो उनको यहाँ लाया गया। यहाँ से जो प्राथमिक उपचार देने के बाद कानपुर के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया और हम उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं जिनको वहाँ रेफ़र किया गया है। 3 ही लोग थे। हालत अभी गंभीर है। डॉक्टर साहब से बात हुई थी और यहाँ जो चिकित्सा हम लोग दे सकते थे वो चिकित्सा दिलाई गई है। उसके बाद बेहतर उपचार के लिए उन्हें जो है कानपुर के मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया गया है। मुजफ्फरनगर में शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल होने राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों का समर्थन किया। बता दें कि सैकड़ों शिक्षक सड़क जाम कर धरने पर बैठे हैं। गुस्साए शिक्षकों को शांत कराने के लिए पुलिस प्रयास करने में जुटी हुई थी। वहीं उधर ई कॉमर्स की एक वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीद के मामले में संभल के डिप्टी कलेक्टर के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिन्होंने अपने पिता के लिए ऑक्सीजन लगाने का पैप मंगाया था, लेकिन डिलीवर हुए डब्बे में नैपकिन का पैकेट निकला। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर की ओर से शिकायत की गई है। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा ने करीब 1 सप्ताह पहले ई कॉमर्स की वेबसाइट अमेजॉन से पैप खरीदा था। इसके लिए ऑनलाइन ही यूपीआई से 30,000 रुपये का भुगतान किया। 14 मार्च को कुरियर के डिलीवरी बॉय ने एक पैकेट उन्हें डिलीवर किया। जब उन्होंने पैकेट को खोल कर देखा तो उसमें नैपकिन का पैकेट निकला। इसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को की, तो उन्होंने डिलीवरी बॉय को हिरासत में ले लिया है। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा डिप्टी कलेक्टर के पद पर हूँ, संभल डिस्ट्रिक्ट। आपने ऑनलाइन मंगाया था, क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमने रेजमेट का ऑटो सी पैप मंगाया था और अमेजॉन के द्वारा हमें सी पैप की जगह पर नैपकिन आज डिलीवर किया गया है। कितने लोग पहुँचाना आए थे? एक डिलीवरी बॉय आया था। कितने रुपए का पैकेट था? हमारा 30,000 का ये था। 30,000 हमने प्रीपेड कर दिए थे 1 सप्ताह पहले। ये कितने रुपए का आर्टिकल होगा? ये 100 रुपये का या 100 से भी कम ही का होगा।
क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम भी जाएंगे और एफआईआर भी दर्ज करेंगे। वहीं जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला जालौन के खदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमरा का बताया जा रहा है। वहीं मैनपुरी में थाना औछा पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही 5 चोरी की बाइक और बाइक के कट्टे पार्ट्स भी बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरों के पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस भी बरामद किए गए। सभी आरोपी बाइक चोरी करके उसे कबाड़ में बेचने का काम करते थे। देखिए, थाना औछा इंस्पेक्टर और हमारे एसओजी प्रभारी और सर्विलांस प्रभारी ने एक चेकिंग के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अजय निवासी नगरिया थाना कुर्रा का है, दूसरा सचिन है और तीसरा है बसरुद्दीन जो देहली का रहने वाला है, बरनाल थाना क्षेत्र का। इनके ये मोटरसाइकिल चोर हैं और काफ़ी इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें, जिसमें से 2 कटी हुई हैं और इसके अलावा ये बसरुद्दीन जो कबाड़ी का काम करता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे टीवी 27 न्यूज।